तो प्यारे बच्चों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मोल अवधारणा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टेस्ट से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं बेटा। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा और कंप्लीट देखा और अच्छे से समझा तो यकीन माने आपका एक भी क्वेश्चन टेस्ट के अंदर मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला आपके टेस्ट के अंदर। पहली बात। दूसरी बात बेटा, आपको बताओ, हो सकता है कि कैलकुलेशन चेंज हो जाए, हो सकता है वैल्यू है वो चेंज करते, लेकिन मेथड चेंज नहीं होने वाला है। ये दिमाग में डाल लीजिए आप बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, हम बात कर रहे हैं बेटा रसायन विज्ञान की मोल अवधारणा पर महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, एमसीक्यू प्रश्न के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? एंटोनी लेवोसियर ने, जोसेफ प्राउस ने, लोरेंजो रोमानो ने, जोसेफ लुइस ने। तो याद रखना बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रस्तावित किया था? एंटोनी लेवोसियर ने। क्लियर है बात? दूसरा, स्थिर संघटन। स्थिर संगठन बेटा को हम स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम, इसको प्रस्तावित किया था जोसेफ प्राउस ने। इसको किसने दिया था बेटा? जोसेफ प्राउस ने। ध्यान देगी बात, समझ रहे हो बात को? तीसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एड्स पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो याद रखना AZT, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन याद रखना। चौथा, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। जो ऊर्जा को हम मापते हैं, मेजर करते हैं, उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है बेटा अंतरराष्ट्रीय इकाई? जूल। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं अंतरराष्ट्रीय इकाई में। तापमान का SI मात्रक है बेटा, तापमान का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है बेटा? केल्विन। केल्विन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है बेटा, ध्यान रखना। छठी बात, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो प्रकाश वर्ष होता है वो किससे संबंधित है? ऊर्जा से, दूरी से, गति से या फिर समय से? तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष क्या है बेटा? एक दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या होती है? एक दूरी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होती है बेटा? हमारी एक दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 वायु है, वायु की बात कर रहा है वो। अब आप जानते हो वायु एयर, एयर के अंदर बेटा होती है नाइट्रोजन 78% आप जानते हो। एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन 21% मान लो। तो एयर क्या है? एयर तो गैसों का मिश्रण है, गैस है। तो एयर बेटा गैसों का मिश्रण, आपको दिमाग में रहनी चाहिए बात। एयर क्या है? गैसों का मिश्रण। तो वायु क्या है? यौगिक है? नहीं भाई, यौगिक नहीं है, मिश्रण है। हाँ, गैसों का मिश्रण है। तत्व, तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। या तो बहुत सारे एटम्स हो गए नहीं हो गए, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। हाँ, इनमें से कोई नहीं। नहीं, कौन सा आंसर होगा बेटा? बी। जो वायु होता है वो क्या होता है? मिश्रण होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से तत्व है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। निम्न में से तत्व, मैंने आपको भी बताया तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। चीनी, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। बताओ क्या ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है? नहीं भाई, इसमें कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी है। तो ये नहीं हो सकता तत्व। वायु, अभी बताया वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या ये एक ही प्रकार के परमाणु है? नहीं भाई, नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी है। हीरा या ग्रेफाइट? हीरा, हीरा भी भाई कार्बन से मिलकर बनता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। दूध, दूध में बहुत सारी चीज होती है, प्रोटीन होता है, कैसीन होता है, वाटर होता है, वगैरह वगैरह। तो आपको बताना चाहिए तत्व हमारा कौन सा होगा? हीरा होगा या फिर ग्रेफाइट। या तो हीरा दे रखा होगा इसके ऑप्शन में, या फिर ग्रेफाइट दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। किसने प्रस्तावित किया
कि एक ही तापमान और दिए गए दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। ये नियम था एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो कहते हैं कि भाई स्थिर ताप और दाब पर जो गैसों के समान आयतनों में, गैसों के अगर समान आयतन है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो इस नियम को किसने दिया था, एवोगैड्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर फ़ारेनहाइट में मान होगा, 10 डिग्री सेल्सियस ताप का फ़ारेनहाइट में मान होगा। चेक करो, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आने वाला है बेटा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या रखना है आपको, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखनी है, कितनी, 10। तो 2 से कट जाएगा 10, 5 बार 9 दूनी 18 और 32 50, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के मान बराबर हो जाते हैं। वो ताप बताना है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। वो आप ए मान लो, हमने मान लिया कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान, दोनों के मान बराबर हो गए, किसके, ए के। अब यहां पर रख दो ए, यहां भी ए रख दो, यहां भी ए रख दो और ए की वैल्यू निकाल लो। जब निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, -40 डिग्री। तो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो कौन सा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान बराबर हो जाते हैं। तो वो कौन सा बेटा, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो 100% आने वाला क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, O2 के एक अणु की मात्रा, हमें O2 के एक अणु की मात्रा बतानी है। इसे मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाली बात को, O2 के एक अणु की मात्रा हमें पता होना चाहिए। जब हम एक अणु या एक परमाणु की मात्रा निकालते हैं, एक अणु या एक परमाणु की मात्रा निकालते हैं किसी भी के लिए भी, तो आपको क्या करना है, उसके मोलर द्रव्यमान को अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। मोलर द्रव्यमान को किससे डिवाइड करना है, अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर क्या होता है बेटा, आपको बताइए, 6.02 गुना 10 की पावर 23। इस नंबर से डिवाइड करना है तो उसके एक अणु या एक परमाणु का क्या निकल कर आ जाएगा, द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। और वो जो द्रव्यमान आएगा वो किस में आएगा बेटा, ग्राम में। अब मुझे बताओ, O2 के एक अणु का द्रव्यमान, या आप बताओ ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो 16 ग्राम होता है, तो 2 का कितना होगा, 32। तो इसका मोलर द्रव्यमान तो 32 ग्राम आ गया। लेकिन ये जो 32 ग्राम आया ना, वो इस नंबर का है, एवोगैड्रो नंबर का। O2 के एक अणु का जो 32 ग्राम है ना, वो इतने परमाणु का भार है। हमें निकालना है केवल एक O2 के अणु का भार। तो 32 को किससे डिवाइड कर दो, Na से। 32 को किससे डिवाइड कर दो बेटा, Na से। तो आंसर क्या आएगा, चेक करो, O2 के एक अणु का द्रव्यमान 32/6.02 गुना 10 की पावर 23। मोलर द्रव्यमान को डिवाइड किससे करना है हमें, Na से। तो उसके एक अणु या एक परमाणु का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो चेक करो, O2 के एक अणु की मात्रा है 16 mu नहीं, 32/6.02 गुना 10 की पावर 23 ग्राम। इतना आंसर होगा बेटा, एक अणु का भार। क्लियर है, कैलकुलेशन करके आप आंसर भी निकाल सकते हो। 23 ऊपर चला जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए बेटा। 14, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा। अब के एक परमाणु, यहां ध्यान रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन बेटा। एक परमाणु का भार, पहले एक अणु की बात करी, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, यानी कि O2 की बात कर रहा था। अब केवल O की बात कर रहा है, परमाणु O ही तो होगा ना। अब एक परमाणु का भार मैंने आपको बताया 16 ग्राम होता है एक परमाणु का भार, और मैंने कहा मोलर द्रव्यमान को किससे डिवाइड कर दो, Na से। तो उसके एक परमाणु का भार निकल कर आ जाएगा। चेक करो, चेक करो, ये तो एक अणु का भार था। एक परमाणु का भार कितना होगा, मोलर द्रव्यमान बटे 6.02 गुना 10 की पावर 23। ये रहा, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो बेटा। ये रहा, देखो 16 mu नहीं, 16/6.02 गुना 10 की पावर 23। ये आंसर, ये आंसर होगा भाई, ये वाला। अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार बताओ, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, तो भाई हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान एक ही तो होता है, 1/6.02 गुना 10 की पावर 23।
अगर आपसे पूछे हीलियम के एक परमाणु का भार बताओ, हीलियम के मोलर द्रव्यमान होता है 4 ग्राम। हीलियम का कितना होता है बेटा? हाँ एच का, ये पूछ सकता है इनमें से क्वेश्चन। 4, तो 4 को किससे डिवाइड कर दो? 6.02 गुना 10 की पावर 23 से, ये आ जाएगा एक परमाणु का भार हीलियम की। बात समझ में आ गई होगी आपको? चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है? रासायनिक संयोजन के नियम हमने पढ़े थे बेटा, चेक कर दे। गुणित अनुपात का नियम रासायनिक संयोजन का नियम है, अवोगैड्रो का नियम भी रासायनिक संयोजन का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम भी रासायनिक संयोजन का नियम है, आयतन के संरक्षण का नियम ये रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी ऑप्शन सही है, ये रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है? गुणित अनुपात का नियम क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटा। क्या कहता है? वो कहता है कि जब दो तत्व ए और बी आपस में क्रिया करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। दो तत्व ए और बी आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो तत्व ए की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली बी की मात्रा के बीच सरल अनुपात होता है। यानी कि इतनी सी बात आपको दिमाग में डालनी है गुणित अनुपात के नियम में कि भाई दो तत्व संयोग करते हैं और दो ही तत्व जब संयोग करेंगे तो यौगिक जो बनेगा उनमें भी वही दो तत्व होने वाले हैं, उनसे अलग नहीं होगा। चेक करो, समझ में आएगा। जैसे यहां देखो, जो ये यौगिक बने हुए हैं, ये यौगिक बने हुए हैं, दिख रहा है क्या? बताओ जल्दी से, बने हुए हैं ना। अब इस यौगिक में बताओ कितने तत्व है? Cu है और ऑक्सीजन है, यहां भी Cu है और ऑक्सीजन है, इसका मतलब दो ही तो तत्व है, तो ये गुणित अनुपात का नियम लगेगा इस पे। यहाँ चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन और सेलेनियम, यहाँ तो तीन तत्व हो गए। हम कह रहे हैं दो तत्व क्रिया करते हैं गुणित अनुपात के नियम में, इसका मतलब यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम नहीं लगेगा। भाई जब दो क्रिया कर रहे हैं तो जो उत्पाद बनेगा उनमें भी तो वही दो ही होंगे। यहाँ तो दो नहीं बल्कि कितने हो गए? तीन। चेक करो यहाँ पर CuS है, CuO है, यहाँ भी तीन हो गए, NaCl है, NaBr है, यहाँ भी तीन हो गए। तो जो गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण है वो कौन सा है? Cu और Cu2। और देख लो बेटा, जल H2O तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 निम्नलिखित में कौन सा नियम दर्शाएंगे? बताओ। ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है दोनों में एक दो ही तो तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो कौन सा नियम दर्शाएंगे बेटा? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पदार्थों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? भैया समझ में आ गई होगी आपको कौन सा युग्म? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन करेगा, बिल्कुल करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम डी और O अलग हो गया नहीं हो गया? नहीं करेगा। NaCl NaBr नहीं करेगा। MgO MgOH का होल ट्वाइस नहीं करेगा। कौन सा करेगा? बस CO और CO2, ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो था ही, ये भी बहुत इंपोर्टेंट। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है या भारानुपात है। जल में, जल होता है बेटा H2O, तुम सब जानते हो। तो जल में बताना है, H2O बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का भारात्मक अनुपात क्या है। भारात्मक, भार निकालो। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार एक होता है, तो दो का कितना होगा? दो। अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2:16। कट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दो से काटो एक, दो से काटो 8 दूनी 16, तो कितना आया? 1:8। तो हमेशा याद रखना जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है? 1:8। और ये फिक्स है, स्थिर है, इसलिए इस नियम को हम कौन सा बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। फिक्स है बेटा, हमेशा हमेशा फिक्स होगा। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो भारात्मक अनुपात है वो हमेशा कितना होने वाला है? 1:8। और यही तो नियम था स्थिर अनुपात का नियम, समझ रहे हो? तो आप कह भी सकते हो इस पर कौन सा नियम लगता है? स्थिर अनुपात का नियम। फिक्स है भैया, फिक्स। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक AMU, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक AMU का मान है, एक AMU, मैंने आपको बताया था बेटा, मैं ये लिख देता हूं, एक AMU
बराबर होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एक एएमयू किसके बराबर होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और देखो एक एएमयू बराबर होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के। किसके? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के। तीनों वैल्यू याद रखनी है आपको, ये तीनों एक एएमयू वाली। एक एएमयू बराबर होगा 1/N ग्राम के। एन एवोगैड्रो नंबर है, आपको पता ही होगा। तो तीनों आपको क्या पता हो, एएमयू का मान पता हो तीनों में। एक एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एएमयू 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, एक एएमयू 1/N। एन मतलब एवोगैड्रो नंबर, 6.02 गुना 10 की पावर 23। याद रहेगी। खैर उसने ऑप्शन में तो लग दिया, नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कर दो रख। चलिए चेक करो बेटा, एक एएमयू का मान होता है 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 9310 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल यही होता है। 937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1.12 लीटर नाइट्रोजन का 7 आधा होता है बेटा एनटीपी। हो सकता है मात आधा आ जाता तो एसटीपी हो जाता। 7 आधा मतलब नॉर्मल सामान्य तापमान दाब पर लगभग द्रव्यमान है, हमें द्रव्यमान बताना है भैया। एनटीपी पर उसने आयतन दे दिया, बाहर निकालना है। मैंने चार्ट बनवाए थे आपको, खैर कोई बात नहीं, अभी हम सिखाते हैं। रफ कर दूं, चलिए 1.2 लीटर जो हमारे पास नाइट्रोजन का एसटी पर दाब है, उसका द्रव्यमान बताना, उसका भार कितना होगा? किसका बेटा? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान देख लो। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान N2 होता है नहीं, नाइट्रोजन होती है नहीं होती है, बहुत अच्छा। एक परमाणु का भार कितना होता है? 14, 2 का कितना होगा? 28। तो ये आने वाला है 28 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना आने वाला है बेटा? 28 ग्राम। देखो मोलर द्रव्यमान निकालना सिखवाए थे। अगर आपने देखो, अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से, तो आपको 3 लेक्चर देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर। एक तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं, वो देख लो लेक्चर जाकर। दूसरा मोल अवधारणा, डाल लेना मोल अवधारणा बाय शान सर, या आणविक द्रव्यमान बाय शान सर, ठीक है। दूसरा लेक्चर ही हो गया। और तीसरा लेक्चर जो मैंने अभी पार्ट सेकंड मोल अवधारणा पर न्यूमेरिकल कराए हैं, वो तीसरा लेक्चर, ठीक है। और चौथा ही है। बस आपका ये चैप्टर क्लियर, बेहतरीन एकदम से। चलिए खैर, अब आपको पता है नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 28 ग्राम। तो चेक करो बेटा, चेक करो, मुझे बाहर निकालना है। तो 28 ग्राम ये जो मोलर द्रव्यमान है ना, ये मैं जानता हूं जो एनटीपी पर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर, आप भी जानते होंगे। तो 22.4 लीटर का जो द्रव्यमान होगा, जो भार होगा, वो 28 ग्राम होगा। 22.4 लीटर का जो द्रव्यमान होगा नाइट्रोजन के, वो कितना होगा? 28 ग्राम होगा। हमें बताना कितने में? 1.12 में। तो चेक करो, चेक करो भाई मैं कह रहा हूं 22.4 लीटर का, 4 लीटर नाइट्रोजन का, N2 का एसटीपी पर भार वो तो है 28 ग्राम, है या नहीं है? तो भाई 11 हमें बताना है 1.12 लीटर N2 का एसटीपी पर भार कितना होगा? तो 28 की गुना कर दो किससे? 1.12 से, और डिवाइड कर दो किससे? 22.4 से। 22.4 से जैसे ही डिवाइड करोगे बेटा, चेक करो, ये पॉइंट एक डिजिट के बाद एक जीरो ऊपर जाएगी, ये 2 डिजिट के बाद 2 जीरो नीचे जाएगी, 0 से 0 खत्म। 112 दूनी 224 होता है, आप सब जानते होंगे। 112 दूनी 224। अब मेरे पास क्या वैल्यू बची, यहां देख लो। अब वैल्यू क्या बची? 28 बटे, चेक करते रहो बेटा, 2 गुना 10, ये बचा। यहाँ 28 बचा, नीचे 2 और गुना 10। अब 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 14 बार। जब 10 से 14 पे पहाड़ा पड़ोगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो कितना आएगा? 1.4 ग्राम। 1.4
4 ग्राम निकाल लोगे ऐसे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1.12 लीटर नाइट्रोजन का साता दाब पर लगभग द्रव्यमान होगा तो कितना होने वाला है? 1.4 ग्राम। क्लियर है? कैलकुलेशन करना सीख गए आप। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने बताया आपको वो 3 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे बेटा। यहाँ तो एमसीक्यू आपको बताइए कि मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता। चलिए खैर आगे चले, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसको देखिए बेटा। अवोगैड्रो संख्या अणुओं की वह संख्या जो उपस्थित रहती है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, जो उपस्थित रहती है। एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस में, अभी बताया मैंने, जो अवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने अणुओं का जो आयतन होता है एसटीपी पर वो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो ये बात भी आज बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी पदार्थ के 1 मोल में, भाई 1 मोल अवोगैड्रो संख्या के बराबर ही तो होता है, तो 1 मोल में भी उतना ही नंबर होता है। पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, भाई पिछले लेक्चर बताया था ग्राम अणुभार भी तो मोल ही होता है। ग्राम अणुभार कहो या फिर ग्राम परमाणु भार कहो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? मोल। ये परमाणु के मोल है, वो अणु के मोल है, तो ये भी मोल ही है। तो यानी कि पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में यानी कि 1 मोल में, तो ये भी बात, ये भी बात, ये भी बात, सारी की सारी बात क्या है? अवोगैड्रो अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उपरोक्त सभी में ये होगा, उपरोक्त सभी में। दिमाग में डालने की बात है। अवोगैड्रो संख्या एसटीपी पर 22.4 लीटर का आयतन रखती है। अवोगैड्रो संख्या 1 मोल के बराबर होती है। अवोगैड्रो संख्या जो पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार या 1 ग्राम परमाणु के बराबर होती है। खैर आगे चलो। 21 क्वेश्चन। किसी गैस के 0.1 ग्राम का एसटीपी पर आयतन 28 ml है। कोई गैस है, कितने ग्राम का जो एसटीपी पर आयतन है वो इतना ml है। इस गैस का अणुभार है, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट अणुभार पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, दिमाग में डाल लो, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं भैया। चेक करो बेटा, चेक करो क्वेश्चन। अणुभार निकालना है मुझे, क्या निकालना है? अणुभार। देखो अणुभार रिलेट करता है मोल से, हम जानते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब तो आपने पढ़ भी लिया होगा, भार बटे अणुभार, मोल बराबर। तो मुझे क्या चाहिए? मोल चाहिए बेटा, मोल। जैसे मुझे मोल पता चल जाएगा तो मैं अणुभार निकाल सकता हूँ। कैसे भाई? अणुभार निकालने के लिए अणुभार को इधर ले जाऊंगा, भार को मोल से डिवाइड कर दूंगा। जो भार दे रखा है ना, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? मोल से डिवाइड कर देंगे, अगर मोल पता चल जाए। एसटीपी पर आयतन दिया है, एसटीपी पर आयतन से मोल कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। मैं ये पे बता रहा हूं, रफ कर दूं। चलिए देखते हैं। जब एसटीपी पर आयतन दिया हो तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मोल बराबर होता है बेटा, मोल बराबर होता है एसटीपी पर आयतन, एसटीपी पर आयतन, गैस का आयतन। पीछे सारा करा रखा है तो मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहा। डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। लेकिन जब ये आयतन लीटर में हो, अभी आयतन किस में दे रखा है? एमएल में, तो इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा? एमएल में कन्वर्ट करूंगा। और जब मैं इसको एमएल में कन्वर्ट करूंगा, ये एमएल में अगर है तो मैं 1000 से गुना कर दूंगा इसमें, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, 1000 से गुना कर दूंगा। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो भाई। तो देखो यहाँ पे मोल बराबर कितना है? 28 बटे ml है ना, 28 ml बटे 22,400। 1000 से गुना करोगे ना तो 22,400 मोल आ गया, आ गया मोल। बहुत अच्छे। अब मुझे चाहिए अणुभार, मुझे क्या चाहिए? अणुभार। तो आपको भी मैंने बताया मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, जिसे आणविक द्रव्यमान भी कह देते हैं हम। अणुभार को हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इसी को हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। बस यूनिट अलग हो जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है? तो अणुभार, अणुभार इधर ले जाओ भाई। भार बराबर, सॉरी, अणुभार बराबर, यही लिख लेता हूं मैं। अणुभार बराबर भार कितना है? 0.1 मोल बटे मोल आएगा ना। मोल कितना है बेटा? मोल जल्दी बताओ, मोल कितना है? नीचे आ जाएगा 28, 28 बटे 22,400। 22,400 कहां चले जाएगा? ऊपर। चेक करो, पॉइंट हटाएगा 1 0, नीचे 0 से 0 खत्म। 22,400 को, अरे 22,400 को भैया चेक करो,
2240 सॉरी 400 कह रहा हूं, 2240 को डिवाइड कर दो 28 से तो 240 से पाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार आएगा, 30 चौक 120, 8 बार आ जाएगा बेटा। 8 8 64 का 4 का सिल को 6, 8 दूनी 16 और 6 22, सॉरी 16 और 6 22, तो 224 आ गया नहीं आ गया, खत्म। ये जीरो कहां जाएगी, यहाँ। तो कितना आंसर आ रहा है इसका बेटा 80। कहा हुआ है, कहा हुआ है, चेक करो 80। इसका व्यवहार कितना आ जाएगा 80। कैसे करोगे बेटा, बता दिया मैंने आपको, बता दिया। इससे पहले भी क्वेश्चन भी करा रखा है आपको, जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, उन लेक्चर को देखोगे तो वहां सारा क्लियर हो जाएगा। 80 मोल आ जाएगा, आगे आने आगे जल्दी बताओ, समझ लो कैसे करोगे। भाई मुझे अनुभार निकालना है तो मोल निकालने पड़ेंगे, और एसटीपी पर जब आयतन दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, एसटीपी पर गैस का आयतन डिवाइड करना है 22.4 लीटर से। अगर लीटर में दे रखा है तो लीटर से, और अगर एमएल में दे रखा है तो फिर किससे डिवाइड करोगे, 22,400 से, क्योंकि लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्लियर है बात, बहुत अच्छा, रफ कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें। ये तो 100% आने वाला क्वेश्चन है इस तरह का। अणुओं की अधिकतम संख्या भाई 100% आएगा क्वेश्चन, 100% किसमें। अब ये कौन सा आ जाए, ये निकाल जा सकता है, बस आपको अणुओं की संख्या निकालनी है अधिकतम। और वो निकालने के लिए देखो, अणुओं की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल गुना एन, ये होता है बेटा अणुओं की संख्या, मोल गुना एन। अब मुझे बताओ, एन तो सबकी मल्टीप्लाई में होगा ना, एन तो नंबर सेम है, 6.02 गुना 10 की पावर 23, सेम होगा या नहीं होगा। सिर्फ क्या देखना है आपको, मोल देखना है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, जिसके मोल कम होंगे उसमें अणुओं की संख्या कम होगी। तो अगर मुझे अणुओं की संख्या अधिकतम बतानी है तो मैं क्या कर लूंगा, मैं सबके लिए मोल निकाल लूंगा। जिसमें मोलों की संख्या ज्यादा आ जाएगी उसके अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी, जिसमें मोलों की संख्या कम होगी उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी बेटा, कम होगी। बात समझ में आ गई है नहीं आई, जल्दी बताओ। तो मोलों की अणुओं की संख्या बराबर होगा मोल गुना एन, मोल निकाल लो बस। चलो याद देखो, उसने दिया है 44 ग्राम CO2 में, 44 ग्राम CO2 में। चेक करो मोल का फॉर्मूला, मोल बराबर होता है बताया भार बटे, जब भार दिया हो भार बटे मोलर द्रव्यमान, जिसे हम अनुभार कह रहे थे ना, तो यहां पर रख देते हैं मोलर द्रव्यमान। जब भार दिया हो तो मोल ऐसे निकाल लेंगे, 44 ग्राम भार दिया है 44 ग्राम बटे CO2 में, CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालो। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 2, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना आएगा 44। तो 44 को 44 से डिवाइड करो, कितना आएगा वाला है 1 मोल, यानी कि 44 ग्राम CO2 में जो मोलों की संख्या आ गई वो 1 आ गई। सिर्फ कर दूं, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, कितनी आ गई 1 मोल। यहां तो मुझे पता चल गया कि यहाँ कितना मोल है बेटा 1 मोल। जिसमें मोलों की संख्या ज्यादा आ जाएगी उसमें ही अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। 48 ग्राम O3 में तो भार कितना है 48, भार कितना है 48, अनुभार कितना है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 का कितना होगा 16 48, यहाँ भी कितना है 1 मोल आ गया। यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, भार कितना है 8, अनुभार कितना है बेटा मोलर द्रव्यमान जिसे हम बोल रहे हैं। एक परमाणु का भार हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना होगा 2, तो बटे 2, 2 से क्या करोगा 4, 4 मोल आ गया, 8 बटे 2, 4 मोल आ गया नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई। भार 8 ग्राम है, H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 1 का 1 तो 2 का 2, तो 8 बटे 2 मतलब 4। यहां आ जाओ, भार कितना है 64, परमाणु भार कितना होगा सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 16 दूनी 32, 32 64, 64 बटे 64 कितना है 1। तो मुझे बताओ इन सभी के अंदर मोलों की संख्या ज्यादा कहां है, हाइड्रोजन में है ना 8 ग्राम H2 में, तो चूंकि मोलों की संख्या ज्यादा है तो भाई अणुओं की संख्या भी इसी में ज्यादा होगी। जिसमें मोलों की संख्या ज्यादा उसमें ही अणुओं की संख्या ज्यादा। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा। भाई क्या करना है, मोल निकालना है। जिसमें मोलों की संख्या ज्यादा अणुओं की संख्या उसमें ज्यादा। चेक करो, एसटीपी पर 15 लीटर H2 गैस में, भाई जब हमें एसटीपी पर आयतन दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, एसटीपी पर गैस का आयतन डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से।
तो यानी कि 15/22.4, 15/22.4 होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। H2 पर 15 लीटर दिया है ना H2 गैस में, तो 22/15.4 मैं कैलकुलेट करूंगा तो पॉइंट हटेगा 1 0 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/224, 150/224 तकरीबन कितना आ जाएगा बेटा, ये तकरीबन कितना आ जाएगा चेक करो, एक डिजिट पे ही चला लेंगे हम। हाँ तो कर लेते हैं, 150 को 224 से चलेगा नहीं, पॉइंट लागू तरह जब चल जाएगा, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो तकरीबन 6 बार चल जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 का 4 का सिल को चेक करो, 6 चौक 24 का 4 का सिल को कितना होगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 का सिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13, और अगर मैं इसको फिर ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि कितनी बार चल जाएगा 0.6। चलिए, तो यानी कि हमारा जो मोल्स आ गए वो कितना आ गए 0.6 आ गए, कितने H2 पर 15 लीटर H2 गैस में जो मोल है वो कितने हैं 0.6। फिर हमने निकाला H3 पर 5 लीटर N2 गैस में, भाई H3 पर 5 लीटर N2 गैस में, यानी कि 5 को डिवाइड कर दो 22.4 से, 22.4 से, ये वैल्यू जितनी छोटी है बराबर है, तो ऊपर वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये वैल्यू भी उतनी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। चेक करो, चेक कर लेते हैं, पॉइंट हटेगा 1 0 ऊपर, तो ऊपर 50 बचेगा, नीचे कितना होगा 224, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अब कितनी बार चलेगा 2 बार चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल, 0.2 मोल। अभी मोलों की संख्या इसमें ज्यादा है तो अणुओं की संख्या इसमें ज्यादा होगी। नेक्स्ट 10.5 ग्राम H2 गैस में, भाई भार दे रखा है तो भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान H2 गैस का मोलर द्रव्यमान 1 का 1 तो 2 का 2, 5 दूनी 10 तो 5.25 आ जाएगा, 5 10 होता है ना, तो डिवाइड कर लेना 5.25 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। भार दे रखा है भाई, तो भार से मोल कैसे निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करके, मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 2, 10.5/2, तो कितना आएगा 5.25। इसमें देखोगे आप 10 ग्राम O2 गैस में, 10 ग्राम O2 गैस में, चलो यहां दिखा देता हूं, 10 ग्राम O2 गैस में, तो 10 को डिवाइड कर दो मोलर द्रव्यमान से, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 32, तो ये भी छोटा ही होगी वैल्यू, पॉइंटों में आएगी। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा मोलों की संख्या कहां आई, सबसे ज्यादा मोलों की संख्या है भाई 10.5 ग्राम H2 गैस में, तो जितने ज्यादा मोलों की संख्या होगी अणुओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा अणुओं की, अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें होने वाली है, सी में। कर दू, चलो इस मान से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1.8 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, पहले अणुओं की संख्या निकालते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है ना, तो अब तो निकालना पड़ेगा, तो पहले अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या की गुना करेंगे जल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, पहले मोल निकालोगे, मोल के अन्य से गुना करोगे, तो चलिए मोल निकालते हैं। मोल बराबर भार दे रखा है ना, भार, तो 1.8 H2O का, जल H2O ही तो होता है बेटा, तो भार को मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करो, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 18, तो पॉइंट हटेगा 1 0 नीचे आएगी, तो 18/18 गुना 10, 18 से 18 खत्म, तो मोल आ गया हमारे पास 0.1, मतलब 1/10, आप इसे 1/10 भी लिख सकते हो, तो 1/10 ही लिख लेता हूं, मोल आ गया हमारे पास 1/10। हमें निकालनी है H2O के अणुओं की संख्या, H2O के अणुओं की संख्या, पहले अणुओं की संख्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या, तो H2O के अणुओं की संख्या क्या होगी, मोल गुना Na, मोल गुना Na, मोल कितना है बेटा 1/10, Na कितना है 6.02 गुना 10 की पावर 23। अब ये मेरे पास आ गई अणुओं की संख्या, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इतने अणु है ना हमारे पास। अब सुनो बेटा, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन निकालो, एक अणु में इलेक्ट्रॉन, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, एक होता है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 16, 8 होता है। कितना होता है? 8। परमाणु भार 16, तो इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अब फिर हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 परमाणु में कितने होंगे? 2 प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही तो है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10। तो H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अणुओं की संख्या है कितनी H2O के? इतनी। तो 10 किससे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर दूं भाई। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 10 की गुना कर दूंगा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। H2O में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या नोट कर लेना इसको अच्छे से, बाकी तो पीछे सिखा ही रखा है सारा। हाँ, तो 10 की गुना कर दो इन अणुओं की संख्या से, 6.02 गुना 10 की पावर 23। तो 10 से 10 खत्म, तो फाइनली कितना आएगा? 6.02 गुना 10 की पावर 23। चेक करो कहीं है क्या? 6.02 गुना 10 की पावर 23, ये रहा भाई। 24 नहीं, 25 नहीं, 22 नहीं, कितना होगा? 6.02 गुना 10 की पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1.8 ग्राम जल में। क्लियर है बात? कैसे निकालोगे? पहले अणुओं की संख्या, फिर आप निकालोगे एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, और जैसे एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकल लोगे तो इतने अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उससे गुना कर देना। सिंपल। क्लियर है? क्लियर है नहीं? जल्दी बताओ। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। 25 क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है, हो सकता है ये हीलियम के लिए आ जाए और हाइड्रोजन के लिए भी। वो कह रहा है 2 ग्राम H2 गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। 2 ग्राम H2 गैस का एनटीपी पर आयतन बताना है। बेटा आप मुझे बताइए, जो 2 ग्राम है इसे मोलर द्रव्यमान ही तो बोलूंगा मैं। कैसे भाई? हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? H2 का मोलर द्रव्यमान बताओ। 1 का 1, तो 2 का कितना होगा? 2 ग्राम होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो 2 ग्राम में जो एसटीपी पर आयतन होता है या एनटीपी पर आयतन होता है वो 22.4 लीटर ही तो होगा हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 2 ग्राम का जो एसटीपी पर आयतन है वो कितना होने वाला है? 22.4 लीटर। तो सिंपल सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि कितना आंसर आने वाला है इसका? 22.4 लीटर। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं आता? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर वो क्वेश्चन दे दे बेटा, आपको क्वेश्चन मिल जाए कि भाई हीलियम गैस का एनटीपी पर आयतन बताओ कितना होगा? एनटीपी पर आयतन हीलियम गैस का एनटीपी पर आयतन है ना, कितने ग्राम में पूछ सकता है? 4 ग्राम में, ऐसे पूछ सकता है। 4 ग्राम हीलियम गैस का एनटीपी पर आयतन, तो हीलियम के एक परमाणु का भार जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 4 ग्राम होता है, तो उसका लिए भी कितना होने वाला है? 22.4 लीटर। भाई जो मोलर द्रव्यमान होता है ना उसका भार हम जानते हैं इतना होता है, उसका भार। अगर यार डिफरेंट दे रखा है, मान लीजिए 1 ग्राम की बात कर रहा हो, सपोज दैट वो कह रहा है भाई 1 ग्राम के लिए बताओ, 1 ग्राम हीलियम का, 1 ग्राम He का एनटीपी पर आयतन, तो मैं 1 ग्राम का नहीं जानता, मैं हीलियम के 4 ग्राम का जानता हूं। एसटी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, तो एक में कितना होगा? 22.4 गुना 1/4, डिवाइड कर देंगे 4 से, इतना हो जाएगा। निकाल लेना आप कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरीके से सिखा रखे हैं बेटा, सारे फॉर्मूले सिखा रखे हैं। आप जाके लेक्चर देखो तो एक बार, सब पता चल जाएगा आपको। क्लियर है बात? चले आगे, चले चलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 चेक करो। वो कह रहा है अणुओं की, सॉरी, वो कह रहा है बेटा अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, सबसे कम बतानी अणुओं की संख्या किसमें होगी। मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें मोल ज्यादा होंगे अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें मोल कम होंगे अणुओं की संख्या कम होगी। तो आप क्या चेक कर लो? मोल चेक कर लो। यहाँ तो 0.1 मोल दे दिए डायरेक्ट, यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 में, तो चेक करो एनटीपी पर आयतन दे रखा है, तो एनटीपी पर आयतन लीटर में, तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 112/224, 112 को 224 से डिवाइड करोगे तो 1/2 मतलब 0.5। तो एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 में जो मोल होंगे वो कितने होंगे? 0.5। यहां देख लो ये क्या है? अवोगाड्रो नंबर। तो CO2 में परमाणु, CO2 के परमाणु में, भाई जब हमें परमाणु की संख्या दी हो और मोल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? परमाणु की संख्या को
एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है। तो यहाँ कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 मोल। 22 ग्राम CO2 में 22 ग्राम भार दे दिया भाई। CO2 का मोल है द्रव्यमान। एक कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 2। एक का 16 तो 2 का कितना होगा? 32। 32 और 12 44। तो 22 दूनी 44, 1/2 मतलब 0.5। आप मुझे चेक कर लो यहाँ पर मोलों की संख्या किसमें कम है? जिसमें मोलों की संख्या कम होगी, हाँ, उसी में अणुओं की संख्या कम होने वाली है। जिसमें मोलों की संख्या ज्यादा होगी उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होने वाली है। तो बताओ मुझे किसमें है बेटा? इसमें ही तो है ना। इसलिए 0.1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या सबसे कम होगी। और अगर सबसे ज्यादा देखोगे तो इसमें मोल सबसे ज्यादा आ रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा सी आंसर हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा अधिकतम पूछे तो सी है, न्यूनतम पूछे तो ए है, कम है, सबसे कम। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या है। भाई मोल, भार दे रखा है, भार कितना दे रखा है बेटा? 7.1। क्लोरीन Cl2 होती है। Cl के एक परमाणु का भार होता है 35.5। तो भाई 2 का कितना होगा? 2 से गुना कर दोगे, 35 दूनी 70 और 1 71। 71 से डिवाइड कर दो, पॉइंट रहता है 1 0 नीचे, 71 से 71 खत्म, 1/10। 1/10 मतलब 0.1, तो 0.1 होगा बेटा। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या कितनी होने वाली है? 0.1 ग्राम। 0 पॉइंट बेटा कितनी? मोलों की संख्या, सॉरी ग्राम कह रहा हूं, तो 0.1 इतना आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? निम्न सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें? नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या बतानी बेटा। क्वेश्चन को माइंड करो। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या चेक करो। पहले हमें पहले क्या निकालना होता है? अगर अणु है तो अणुओं की संख्या निकालनी है। जैसे अणु की संख्या निकाल लेंगे उसमें जितने नाइट्रोजन के परमाणु होंगे उससे गुना कर देंगे। तो चेक करो, NH4Cl का 1 मोल दे दिया। मोल की परमाणु से गुना करो बस। मोल की 1 गुना कितने है बेटा नाइट्रोजन के इसमें परमाणु? 1, तो 1 से गुना करो मतलब 1 आ गया। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, समझो बात को। अब मैं क्या करने वाला हूं? सुनो, मैं क्या करने वाला हूं? परमाणु की संख्या जब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ये नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, में कराऊंगा। परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं? मोल गुना परमाणु की संख्या गुना Na। परमाणु की संख्या गुना Na। ये तो कॉमन है, सब में लगना है। अब ये नंबर जितना बड़ा होगा उसमें परमाणुओं की संख्या उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मोल की परमाणु से गुना कर दो, ये नंबर जितना बड़ा आएगा उसमें परमाणुओं की संख्या उतनी ज्यादा होने वाली है। तो चेक करो बेटा, इसको चेक करो। समझ में आ गई बात आपको? चेक करो, इसमें मोल कितना है? 1 की गुना किस में करोगे? 1 की गुना किस में करोगे? 1 ही तो नाइट्रोजन का परमाणु है इसके अंदर, तो 1 की गुना 1 में करोगे तो फाइनल कितना आएगा? 1। चेक करो यहाँ पे चेक करो। मोल निकालना है 2 कैपिटल M NH3 का 500 ml। मोलरता दे दी बेटा। फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर मोल बाई वॉल्यूम आयतन 500 ml, और गुना करोगे, चूंकि ml में है तो गुना करोगे 1000 से। तो आप चेक करो 500 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा नहीं। मोलरता कितनी दे रखी बेटा? 2। चेक करो, तो 2 रख दूंगा मैं यहां पर मोलरता की जगह, तो 2 बराबर 2n के हो गया। चेक करो, मैं नीचे दिखा देता हूं। चेक करो, मैं नीचे दिखा देता हूं। यहां देखो, m की जगह 2 रख दिया, यहां कितना बचा बेटा? 2n। तो n निकालना है ना, मोल निकालना है, तो 2/2 कितना आया? 1। यहां पर भी 1 आया। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है बेटा? 1 ही नाइट्रोजन का परमाणु, ये रहा देखो, नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु है, तो यहां भी कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। वो तो कैलकुलेशन तुम रफ में करोगे, चेक कर लेना हो तो यहां भी कितना है? नंबर 1 आया। यहां देखो NO2 के 6.02 गुना 10 की पावर 23 अणु है। भाई इतने अणु में पहले मोल निकाल लो। तो मोल निकालोगे तो कैसे निकालते मोल? भाई परमाणुओं की संख्या को या अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाता है 1। अब इसमें नाइट्रोजन के परमाणु कितना है? 1 ही है ना, तो 1 की गुना 1 में करोगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 की गुना 1 में करोगे कितना आएगा? 1। चेक करो अब यहाँ पर एनटीपी पर 22.4 लीटर N2 गैस में। अब सुनो, एनटीपी पर आयतन दिया है 22.4। कैसे निकालते हैं मोल?
मोल कैसे निकालते हैं, एनटीपी पर जो आयतन दिया है उसे डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो 22.4 को डिवाइड करोगे 22.4 से 1 ही आएगा ना। लेकिन इसमें नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं भाई, 2, तो 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2। हमें बताया इनमें सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणु की संख्या किसमें है, बताओ सबसे ज्यादा। आपको नंबर बड़ा कहां दिखा, इसमें तो दिखा, इसलिए एनटीपी पर 22.4 लीटर N2 गैस में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी, दुगनी होगी भैया, इन सब से दुगनी होगी। एन से तो गुना करनी है, इसमें भी एन से गुना, इसमें भी एन से गुना, इसमें भी एन से गुना, इसमें भी एन से गुना करोगे तो 2n आ जाएगा ना। दुगनी आ गई या नहीं आ गई अणु परमाणुओं की संख्या, समझ में। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के एक परमाणु में, नाइट्रोजन के एक अणु में कितने नाइट्रोजन के परमाणु है, 2 है, तो परमाणु की संख्या जैसे गुना करिए हमने मोल की तो कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है बात, कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान, ये दिया है मूलानुपाती सूत्र और ये दिया है आणविक द्रव्यमान। तो इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, हमें आणविक सूत्र बताना है कि यौगिक का आणविक सूत्र क्या होने वाला है। अब आणविक सूत्र निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है मूलानुपाती सूत्र से, तो हम जानते हैं बेटा आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र की सफिक्स में n। अब मूलानुपाती सूत्र कितना दिया है, CH2O n, और n क्या होता है बेटा, n क्या होता है, n होता है हमारे पास, n होता है आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार, आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार। n क्या होता है, आणविक द्रव्यमान जो कि 180 है, बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2, इसका भार निकालो। कार्बन के एक परमाणु का भार 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, 12 2 14 और 16 कितना होगा 30। तो 30 से जब 180 काटोगे 6 18, काटो भाई 6 18, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई, 0 से 0 खत्म, 3 6 18, 6 आ गया नहीं, तो 6 रख दो यहाँ पर। जब n की जगह 6 रखोगे CH2O6 6 रखोगे तो 6 की गुना कार्बन में जाएगी तो क्या निकल कर आएगा C6, 6 की गुना हाइड्रोजन में जाएगी 6 दूनी 12, O की गुना 6 में जाएगी तो O6। तो इसका अनुसूत्र क्या आ जाएगा, इसका आणविक सूत्र C6H12O6, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये रहा C6H12O6। क्लियर है बात बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30, इस तरह के क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। क्या कहते हैं, m/10 HCl विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। m क्या है बेटा, मोलरता, फाइंड आउट क्या करा है, नॉर्मलता। तो जब हमें मोलरता से नॉर्मलता पूछे, नॉर्मलता से मोलरता पूछे, तो एक फॉर्मूला होता है दोनों में रिलेशन का, F बराबर n अपॉन कैपिटल M, F बराबर n अपॉन कैपिटल M। n नॉर्मलता है, m मोलरता है, F क्या है बेटा, क्षारकता, फैक्टर क्षारकता, ये फॉर्मूला याद रखना। अब सुनो क्षारकता क्या होती है, अगर कोई अम्ल है, अगर कोई अम्ल है तो वो जितने H+ देगा वो उसकी क्षारकता होगी, अगर कोई क्षार है तो जितने वो H- देगा वो उसकी क्या होगी बेटा, क्षारकता होगी। और अगर कोई लवण है, अगर कोई लवण है, क्या है लवण, ये अम्ल के लिए है, ये क्षार के लिए है और ये लवण के लिए। तो लवण में क्या होता है, जैसे AB का कोई लवण है तो A के ऊपर जितना प्लस होगा वो क्षारकता होगी, या फिर B के ऊपर जितना माइनस होगा वो क्षारकता होगी, प्लस या माइनस कुछ भी देख लो। अब सुनो बेटा, हम जानते हैं फॉर्मूला, मैं लगा रहा हूं उसको, अप्लाई कर रहा हूं। हमें निकालनी है नॉर्मलता क्या होगी। हम जानते हैं फॉर्मूला, मोलरता दी है उसने भाई 1/10 दी है, क्या दी है मोलरता, कितनी 1/10। नॉर्मलता निकालनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है नॉर्मल। साथ में हमें दिया है HCl, बताओ ये HCl कितना H+ देगा, एक ही तो H+ देगा, इसलिए इसका फैक्टर कितना होने वाला है 1। एक देगा या नहीं देगा, जल्दी बताओ भाई, एक देगा या नहीं देगा, तो फैक्टर कितना होने वाला है बेटा 1। मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला कि F बराबर होता है n अपॉन कैपिटल M। अब मुझे पता है F कितना है 1, n निकालना है, n कितना है बेटा m, 1/10, 1/10, 1/10 होगा या नहीं होगा। या एक काम करो आप, एक काम करो, m की इधर गुना कर दो तो नॉर्मलता बराबर
गुना कैपिटल एम। अब बताओ एफ 1 एम 1/10, तो फाइनली कितना आएगा 1/10, n/10 ही आ जाएगा, n/10 पहला ऑप्शन, n/10 ही होगा ना। देखो यहाँ n लगाना है, यूनिट होती है, मात्रक होता है बेटा, n/10, क्या आंसर आ रहा है n/10। तो ए एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन 10, एक्सेल विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, n/10 ही होगी। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, वो क्या कह रहा है, n/10 CaOH का होल ट्वाइस विलियन की नॉर्मलता होगी। अब क्या उसने CaOH का होल ट्वाइस, मुझे बताओ मोलरता दे दी 1/10, क्षारकता बताओ कितनी होगी, कितने OH माइनस देगा बेटा, ये दो ही तो है ना, तो 2 OH माइनस देगा, ये देखो ये 2 नंबर देगा नहीं देगा, और हमें निकालना क्या है नॉर्मलता, फाइंड आउट करने। तो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगी, फैक्टर गुना मोलरता के, होगा या नहीं होगा, बताओ फैक्टर कितना है बेटा 2, मोलरता कितनी है बेटा, मोलरता 1/10, तो 2 से काट दो 1/10 कितना आएगा 1/5, यानी कि n/5, कहां होगा चेक करो ये n/5, तो n/10 CaOH का होल ट्वाइस विलियन की जो नॉर्मलता आने वाली है वो कितनी आने वाली है n/5। कुछ बात समझ में कर दो, चलिए करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। H3PO3, ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। H3PO3, एक तो H3PO3, एक H3PO4 और एक H3PO2, लिख लेना भैया कहीं पर। इसकी क्षारकता होती है 2, इसकी क्षारकता होती है 3, इसकी होती है बेटा 1। जब मैं कराऊंगा सांद्रता के बारे में पढ़ाऊंगा तो सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल आप डायरेक्ट याद कर लो, इन तीनों के लिए, बस इन तीनों के लिए एक ऑक्सीजन कम उसकी क्षारकता होगी, इन तीनों के लिए, सबके लिए नहीं, इन तीनों के लिए एक ऑक्सीजन कम कर दो, उसकी क्या हो जाएगी, वो क्षारकता हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, एफ की। एक ऑक्सीजन कम करो, कितना कम करना है, एक ऑक्सीजन। H3PO3 की क्षारकता 3 है, एक कम कर दो 2 की। H3PO4 की क्षारकता 4 है, एक कम कर दो 3 होगी। H3PO2 की क्षारकता कितनी है 2, एक कम कर दो 1 होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो बाद में डिटेल में बात करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है, तो चेक करो 0.3 कैपिटल एम H3PO3 विलियन की नॉर्मलता होगी। भैया मैंने आपको बताया फैक्टर बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगी, फैक्टर गुना मोलरता। चलो बताओ नॉर्मलता बराबर, चेक करो, बताओ भाई फैक्टर कितना है बेटा H3PO3 का, एक कम कर दो कितना है 2, मोलरता कितनी दे दी बेटा, मोलरता कितनी 0.3, 0.3 गुना करोगे तो कितना आएगा 0.6, भाई 3 दूनी 6, एक पॉइंट लगा दो 0.6 का आंसर है ये 0.6 कैपिटल एन, 0.6 कैपिटल एन। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लेना इसको बहुत अच्छे से, रफ कर रहा हूं मैं, कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सेम है। 0.2 कैपिटल में H2SO4 विलियन की नॉर्मलता, बताओ इसकी क्षारकता कितनी है H2SO4 की, 2 ही तो H प्लस देगा, तो 2 क्षारकता हो गई, क्षारकता किससे गुना कर दो, मोलरता से, तो 2 दूनी 4, 0.4 कैपिटल एन, 0.4 कैपिटल कर लोगे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। ये 5 लीटर 2 कैपिटल एम NaOH विलियन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या है। मोलरता का फॉर्मूला बताओ, मोलरता का फॉर्मूला चेक करो। जो मोलरता होती है बेटा कैपिटल एम, वो होता है मोल्स बाय वॉल्यूम लीटर में, और अगर मैं इसको ml में रखूंगा तो ऊपर गुना करनी पड़ेगी 1000 से, क्योंकि उसने लीटर में दे रखा है, तो मैं इसे लीटर में रखता हूं, तो लीटर में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1000 को खत्म कर दो, बस नीचे रख दो यहां पर लीटर, और यहां मुझे मोल निकालना है, तो मोलरता दे रखी है 2, दे रखी है, बहुत अच्छा। साथ में उसने मोल्स निकालने और वॉल्यूम कितना दिया है 5, तो बताओ मोल्स कितना आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 मोल्स देख लो कहां है, ये पहला आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 लीटर 2 कैपिटल एम NaOH विलियन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या, कितने मोल चाहिए NaOH के, 10, क्योंकि मोलरता बराबर होती है N अपॉन कैपिटल V, N निकालना है, V 5 लीटर दे रखा है, मोलरता 2 दे रखी है, तो 5 दूनी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 के 0.2 कैपिटल एम विलियन में 500 ml के लिए वांछित मात्रा, मतलब हमें कितनी आवश्यक मात्रा चाहिएगी, मोलरता दे दी भाई
मोलरता दे दी, आयतन दे दिया आपके ml में, तो इस लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको, ml में कन्वर्ट करते हैं। मात्रा बतानी है हमें, मात्रा ml में, ऊपर 1000। तो पहले मोल निकाल लेते हैं बेटा। मोलरता कितनी दे रखी है इसने, 0.2। चलो मोल निकाल लेते हैं। आयतन कितना दिया है, 500, और ऊपर 1000। तो 1500 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। नहीं तो n बराबर कितना आएगा बेटा, n बराबर कितना आएगा, 2 बटे भेज दो, 0.2 अपॉन 2, पॉइंट हटेगा 1 0 नीचे, 2 से 2 खत्म। तो n बराबर आएगा 1/10। n बराबर कितना आया, 1/10। मोल बराबर 1/10 आ गया। मोल 1/10 मतलब मैं लिख सकता हूं 0.1। 1/10 को क्या लिख सकते हो, 0.1। अब मेरे पास मोल है, मुझे निकालनी है मात्रा। तो भाई मोल का फॉर्मूला पता है ना, मोल बराबर, देखो यहां पर मोल बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान याद है ना, अभी इतने सारे। अब मुझे बताओ, मोल तो मुझे पता है 0.1 है, भार मुझे निकालना है, W मुझे निकालना है भाई। मोलर द्रव्यमान किसका भैया, Na2CO3 का, Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। चेक करो Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। एक Na का होता है 23, कितने Na है, 2 से गुना करो, प्लस एक कार्बन का होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, 3। मोलर द्रव्यमान निकाल रहा हूं मैं, 23 दूनी 46, प्लस 12, 16 3 48, 48 और 12 होगा 60, 60 और 40 100, 100 और 6 106। तो 106 से डिवाइड कर दो भैया, 106 से डिवाइड कर दो मोलर द्रव्यमान। तो अब मुझे बताओ, जैसे आपने 106 से डिवाइड करा इसको, तो क्या करूं, 106 किस में गुना कर दूं, बाहर निकल के आ जाएगा। तो चेक करो भाई, 106 गुना 0.1 किसके बराबर है, भार के बराबर। करो 106 ही कम 106, 106 ही कम 106, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक के बाद, एक के लगा, तो कितना आंसर आएगा, 10.6 ग्राम। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, समझो बात को, हार्ड नहीं है, वैसे रफ कर रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं, सारे कर दू रफ। चलिए हार्ड नहीं है क्वेश्चन, देखो मैं समझा, दोबारा चेक कर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। Na2CO3 के इतने मोलर विलियन में 500 ml विलियन के लिए वांछित मात्रा, मुझे W निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा मोलरता का, कैपिटल M बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना जो मोल होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान, कैपिटल V ml में, तो ऊपर 1000 से गुना। मुझे यहां से बस आपको क्या निकालना है, W निकालना है। मोलर दे रखी है, V दे रखा है, मोलर द्रव्यमान आप निकाल सकते हो Na2CO3 का, कितना आ जाएगा, 106। तो जब कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आने वाला बेटा, 10.6 ग्राम, 10.6 ग्राम आंसर आ जाएगा। याद कर लो अच्छे से, कर भी सकते हो भाई। 0.2 बाहर मुझे निकालना है, 1000 बटे 106 गुना कैपिटल V कितना है, 500, वैल्यू यार ये रहा खत्म, 2 ये रहा 53 खत्म। W निकालो, 53 की 2 से गुना करके, खत्म। हार्ड नहीं है बेटा, हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको टॉपिक आपने पढ़े नहीं ना, वो हार्ड नहीं है, बहुत बहुत आसान है। खैर कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रफ कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 वो कह रहा है, एक मोलल विलियन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। एक मोलर विलियन में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमें बताना एक मोलर विलियन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है। तो भाई ध्यान से समझ लो, जो मोल प्रभाज होता है उसका रिलेशन है मोललता से। मोलल का मतलब होता है मोललता, मोलल का मतलब क्या होता है बेटा, मोललता। क्या रिलेशन है, 18 स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोललता को, बटे 1000 प्लस 18 स्मॉल, ये रिलेशन, ये रिलेशन। मोल प्रभाज, अगर मोललता दी हो और मोल प्रभाज निकालना हो तो मोल प्रभाज बराबर होगा 18m बटे 1000 प्लस 18m। चेक करो, 18 मोलल कितना दिया है बेटा, एक मोलल, तो 1000 प्लस 18 गुना 1, तो कितना आएगा बेटा, 18 बटे 1018। जब डिवाइड करोगे तो 0.017 या 18 आ जाएगा, जो लगभग किसके बराबर होगा, 0. तो किसके बराबर होगा बेटा, लगभग। कैलकुलेशन कर लेना, देखो
17 सॉरी 0.017 इतना, जो लगभग किसके बराबर होगा 0.018 के बराबर। तो चेक करो 0.018, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। नेक्स्ट, आशुद्ध जल की मोलरता 100% एग्जाम में आने वाला है। आशुद्ध जल की मोलरता हमेशा याद रखना 55.56। आशुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है 55.56। आशुद्ध मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल। शुद्ध जल भी कह सकता है बेटा। कितनी होगी सांद्रता या मोलरता 55.56। भूलना मत इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है? कौन सी ऐसी सांद्रता है जिस पर ताप का प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, ताप का प्रभाव उस पर पड़ेगा जिस सांद्रता में आयतन होगा। जिस सांद्रता में क्या होगा बेटा? आयतन होगा। अगर सांद्रता में आयतन है तो उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, अगर सांद्रता में आयतन नहीं है तो उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला होता है N/V। आयतन है ना, तो इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। मोललता, मोललता का फॉर्मूला होता है N/W। देखो इसमें ताप नहीं है तो इस पर ताप का, सॉरी इसमें आयतन नहीं है तो इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज होता है N1/N1+N2। ये मोल है बेटा, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल। मोल का प्रभाज है, मोल का फ्रैक्शन है, तो इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आयतन है ही नहीं। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत होती है W/W परसेंटेज। ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, इसमें भी कोई आयतन नहीं है तो इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बस किस पे पड़ने वाला है? मोलरता पर। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। इन तीनों पर, मोलरता पर, मोल प्रभाज पर, द्रव्यमान प्रतिशतता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ठीक है बेटा, ये सारे जितने भी हमने एमसीक्यू कराए हैं, सारे के सारे एमसीक्यू क्या आते हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास है और यहीं से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको करें। अगर आपको एक बार थोड़ा कम समझ में आया तो दोबारा आप देख सकते हो इस लेक्चर को, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।